शुरुआत में तेरू सोच रहा था कि जीवित प्राणियों के पास रहने के लिए अपने अपने इलाके बांटने का एक तरीका होता है। कमजोर लोग घास में छिपे रहते हैं, जबकि ताकतवर धूप में गर्व से चलते हैं। इसके बाद एक क्लासरूम का दृश्य आता है, जहां कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़के ने कहा कि केंटा स्कूल में गेम लेकर आया है। दूसरे लड़के ने टिप्पणी की कि अगर ये यामासेन है तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तीसरा लड़का उत्साह में चिल्लाया और पहले लड़के ने कहा कि वे स्कूल के बाद खेलेंगे। तेरू चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा था। तभी अचानक उसने उन लड़कों को हे कहकर आवाज दी। तनावपूर्ण चेहरे के साथ हकलाते हुए उसने कहा कि वो भी वो गेम बहुत खेलता है। उसने इसे 4 बार पूरा कर लिया है और उसका लेवल भी मैक्स है। लड़कों में से एक तेरू की ओर मुड़ा, अजीब सा जवाब दिया और वापस दूसरी तरफ मुड़ गया। तेरू घबरा गया और कांपते हाथों से अपनी सीट पर बैठ गया। लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे कि किसी ने उससे डींगे मारने के लिए नहीं कहा था और उसे सब सुनाई दे रहा है। एक लड़के ने सोचा कि क्या तेरू बस बातचीत में शामिल होना चाहता है, लेकिन दूसरे ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि वे उसे शामिल करने का सोच भी नहीं सकते। तेरू के सामने बैठे लड़के ने उससे अपनी औकात में रहने को कहा। तनाव में तेरू ने सोचा कि अपनी जगह हैबिटेट चुनना कमजोरों के लिए खुद को बचाने का एक तरीका है। दृश्य फिर 10 साल बाद की ओर बढ़ता है। एक स्कूल की इमारत दिखाई देती है और मिकागी तेरू अपनी डेस्क पर गेम खेल रहा होता है, जबकि उसके पास कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़के ने कहा कि उसने हाल ही में जो गेम खरीदा है वो बहुत मजेदार है। दूसरे लड़के ने पूछा कि क्या ये वही हॉरर गेम है जिसका जिक्र पहले हुआ था, और पहले लड़के ने इसकी पुष्टि की। दूसरे लड़के ने शिकायत की कि इसकी वजह से वो सो नहीं पाया, और पहले लड़के ने उसे चिढ़ाया कि उसने गेम खेलने के लिए फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज कर दिया। बातचीत तब रुकी जब किसी ने सायोंजी की ओर इशारा किया। आसपास के छात्रों ने प्रतिक्रिया दी कि वो आज फिर से एकदम परफेक्ट लग रही है। एक छात्र ने बताया कि सायोंजी एक जायबात्सु परिवार की बेटी है और बहुत अमीर है। दूसरे ने जिक्र किया कि पिछली मॉक परीक्षा में वो पूरी ग्रेड में टॉप पर थी। तेरू चुपचाप देखता रहा, जबकि और छात्रों ने टिप्पणी की कि उसने शहर के कराटे टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है और वो पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतरीन है। उन्होंने उसे एक परफेक्ट खूबसूरत लड़की की परिभाषा बताया। तेरू ने सोचा कि वो ये सब पहले से ही जानता है, क्योंकि हर सुबह ऐसा ही होता है। एक छात्र ने रे को आवाज दी और गणित में मदद मांगी। रे ने जवाब दिया कि वो सातो सान के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पढ़ाई करेगी। छात्रों ने फिर उत्साहपूर्वक उससे प्रेम पत्रों, होम पार्टियों, कोरस प्रतियोगिताओं और कराटे क्लब में मदद के बारे में पूछा। रे ने शांति से जवाब दिया, उन्हें डेस्क पर अपना शेड्यूल छोड़ने को कहा, होम पार्टी में जाने के लिए सहमत हुई और बताया कि वो शिमापुन के पत्र का जवाब लिख रही है। तेरू ने सोचा कि क्या रे प्रिंस शोटोकू की तरह है जो एक साथ सब कुछ सुन लेती है। जब भीड़ छटी तो तेरू ने आह भरी और फिर से वही सोचा कि कमजोर घास में छिपे रहते हैं, जबकि ताकतवर धूप में गर्व से चलते हैं। फिर उसने सोचा कि वो जो गेम खेल रहा है, क्या वो अकेले खेलने वालों सोलो प्लेयर्स के लिए बहुत कठिन है। पास ही कुछ छात्र उसी गेम में एक दूसरे को दोस्त बनाने का सुझाव दे रहे थे। तेरू ने चुपचाप खेलते हुए सोचा कि उसे मशहूर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन काश उसके पास गेम खेलने के लिए कम से कम एक दोस्त होता। दृश्य एक गेमिंग स्टोर की ओर मुड़ता है। तेरू एक आर्केड मशीन पर अकेला बैठा था और सोच रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल अकेला है। अपनी घड़ी देखने के बाद उसने नोट किया कि रात के 10 बज चुके हैं और उसने तय किया कि वो एक आखिरी बार ज़ॉम्बियन गन खेलेगा और फिर घर जाएगा। दिन को खत्म करने का ये एक शानदार तरीका था। जब वो गेम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कोई और मौजूद है। उसने सोचा कि उससे पहले वहाँ किसी लड़की को देखना दुर्लभ बात है। उसने सोचा कि क्या वो धूम्रपान कर रही है और क्या वहाँ इसकी अनुमति है। उसे वो लड़की काफी फ्लैशी, तड़क भड़क वाली लगी और उसने गौर किया कि उसका निशाना बहुत खराब था। तेरू ने उसे सलाह देने की कोशिश की और कहा कि उसे बटन दबाकर पैरी करना चाहिए, लेकिन वो गेम में हार गई और गुस्से में मशीन को लात मार दी, जिससे तेरू हैरान रह गया। जब तेरू ने घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश की तो लड़की तेजी से उसके पास आई, उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाई कि वो उसकी वजह से हारी है। उसे पकड़े हुए ही उसने तेरू की स्कूल यूनिफॉर्म देखी, फिर अचानक उसे छोड़ दिया, उसे गन थमाई और बाहर निकल गई। तेरू को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। तभी उसे फर्श पर एक आईडी कार्ड गिरा हुआ मिला। उसने उसे उठाया और तब उसे एहसास हुआ कि ये क्या है। वो गलियों में दौड़ने लगा। उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाली लड़की तो ऐसी लग रही थी जैसे वो धूप में गर्व से चलने वालों में से हो। दौड़ते समय अचानक एक लड़की गली से बाहर आई और उससे टकरा गई। उसने घबराते हुए माफी मांगी और भाग गई।
कुछ ही पलों बाद तेरू को कोने से चीखें सुनाई दी और वो ये देखकर दंग रह गया कि पहले वाली लड़की, जिसका चेहरा लड़कों को पीटने के बाद गंदा हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि सियोंजी रे थी। तेरू ने कांपते हुए जोर दिया कि वो केवल खोई हुई चीज लौटाने की कोशिश कर रहा था। रे ने उसे ठंडी नजरों से देखा और एक बेजान मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वो ऐसा लड़का है जो किसी का राज छिपा कर रख सकता है। अगला दृश्य वापस स्कूल का है, जहां तेरू अपनी डेस्क पर गेम खेल रहा है और सोच रहा है कि वो मिकागे तेरू है और कम से कम अभी जिंदा है। उसने सोचा कि कैसे उसने गलती से साओंजी रे का सनसनीखेज राज जान लिया और वहां से तुरंत भाग गया ताकि वो उसे ढूंढ ना सके। उसने खुद को यकीन दिलाया कि चूंकि वो तुरंत भाग गया था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रही होगी। तभी अचानक रे उसकी डेस्क के पास आई और उसका अभिवादन किया। उसने पूछा कि क्या वो मिकागे है, क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। तेरू घबरा गया और जोर देने लगा कि उसने किसी गलत इंसान को समझ लिया है। रे मुस्कुराई, फिर अगले ही पल गुस्से में आ गई। उसने तेरू के पीछे वाली दीवार पर जोर से लात मारी और पूछा कि वो नाटक क्यों कर रहा है। उसने तेरू को उसके पूरे नाम और क्लास के साथ पुकारा। तेरू के मुंह से डर के मारे एक माफी निकली। सीढ़ियों पर रे ने पूछा कि वो माफी क्यों मांग रहा है और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। तेरू ने कांपते हुए इस बात से इनकार किया कि उसने जो कुछ भी देखा था वो किसी को बताया है। रे ने उससे माता पिता, शिक्षकों या दोस्तों के बारे में पूछताछ की, उसका चेहरा पकड़ा और उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। तेरू को लगा जैसे उसकी जीने की इच्छा चीख चीख कर कह रही हो कि उसकी जान खतरे में है। तेरू को डर था कि कोई उन्हें स्कूल में देख ना ले, लेकिन रे ने उससे कहा कि वो अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ ले। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को थोड़ा भी बताया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तेरू ने कांपते हुए जोर देकर कहा कि वैसे भी उसके पास बताने के लिए कोई है ही नहीं। रे ने कहा कि उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं है। तेरू ने हताशा में पूछा कि उसे यकीन दिलाने के लिए वो क्या कर सकता है। रे ने फैसला किया कि वो सुबह से रात तक उस पर नजर रखेगी, जब तक कि वो उस पर भरोसा न करने लगे। तेरू समझ गया कि इसका मतलब निगरानी है। रे ने उसकी तुरंत बात समझने के लिए तारीफ की और कहा कि भागने या छिपने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसने घोषणा की कि अब से वे साथ रहेंगे और उसे मिकाकुन कहकर पुकारा। तेरू ने कमजोरी से उसकी बात मान ली। बाद में आर्केड में तेरू हैरान रह गया कि रे वहां तक उसके पीछे आई थी। रे ने आत्मविश्वास से कहा कि वो उसकी निगरानी कर रही है। तेरू ने गौर किया कि रे उस माहौल में बहुत तड़क भड़क वाली लग रही थी। रे ने टिप्पणी की कि वो पूरे दिन तेरू को देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि उसका वास्तव में कोई दोस्त नहीं है। उसकी बातें तेरू को चुभ गई। तेरू ने झुंझलाकर कहा कि साओंजी सान, जिनके इतने सारे दोस्त हैं, उनके मुंह से ये बात सुनकर दुख होता है। रे बुदबुदाई, दोस्त? हाँ। तेरू ने देखा कि वो किसी बात से परेशान थी और उसने पूछा कि क्या हुआ। रे ने बात टाल दी, लेकिन तेरू को लगा कि स्थिति असहज थी। फिर रे ने कहा कि ये गेम मजेदार नहीं है और शिकायत की कि इससे निशाना सही नहीं लगता। तेरू ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। रे गुस्सा हो गई और पूछा कि क्या तेरू का मतलब है कि वो गेम में खराब है। तेरू ने घबराकर इनकार किया और सोचने लगा कि वो बहुत गुस्सैल है। रे ने उसे स्कोरिंग मैच की चुनौती दी। खेल खत्म होने के बाद वो हार गई और हताशा में कांपने लगी। तेरू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, क्योंकि दो खिलाड़ियों के साथ खेलना उसके लिए बहुत नया और रोमांचक था। उसने बताया कि ये पहली बार है जब उसने किसी और के साथ गेम खेला है। रे फूट फूट कर रोने लगी, अपने पैर पटकने लगी और चिल्लाई कि ये बहुत निराशाजनक है। तेरू ने सोचा कि वो एक ऐसे जीव की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे वो समझ नहीं सकता, और उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अंत में सूजे हुए लाल गालों के साथ रे ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और पूछा कि वही क्यों हार रही है। तेरू ने सोचा कि वो एक बच्चे की तरह है और उसने पूछा कि वो इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है। रे ने स्वीकार किया कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो ना कर सकी हो। चाहे पढ़ाई हो या खेल, उसे हर चीज में महारत हासिल थी। उसने तेरू का कंधा पकड़ा और उससे मिन्नत की कि वो उसे गेम खेलना सिखाए। फिर उसने कहा कि ये एकदम सही रहेगा, क्योंकि इस बहाने वो उस पर नज़र भी रख पाएगी, ताकि वो किसी से कुछ कह ना सके। उसने घोषणा की कि वे अगली रात फिर मिलेंगे। तेरू ने मन ही मन सोचा कि वो उसकी बात सुन ही नहीं रही है। अगले एक हफ्ते तक वे बार बार आर्केड और स्कूल में मिलते रहे। तेरू को लगा कि रे किसी जंगली घोड़े की तरह है। एक रात रे धूम्रपान कर रही थी और उसने तेरू से पूछा कि क्या उसे कोई समस्या है। तेरू ने घबराते हुए इनकार कर दिया। रे ने उसे भी कश लगाने के लिए कहा और कहा कि हर कोई कूल स्मोकर्स की तारीफ करता है। तेरू ने आपत्ति जताने की कोशिश की कि कम उम्र में स्मोकिंग करना खतरनाक है, लेकिन रे ने उसे चुप रहने को कह दिया। आखिरकार तेरू ने उससे पूछ ही लिया कि उसने स्मोकिंग शुरू कब की। रे दंग रह गई। फिर अचानक उसने पूछा कि क्या मिकागे उसे पसंद करता है। वो घबरा गया और पूछा कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंची। रे ने कहा कि उसे बस लगा कि वो आखिर लोगों में दिलचस्पी दिखा ही रहा है। तेरू ने व्यंग्य में जवाब दिया कि क्या वो उसे कोई रोबोट समझती है। रे ने कहा कि ये बस उसके लिए चौंकाने वाला था।
रे ने फिर स्वीकार किया कि उसने अगली कक्षा यानी स्कूल में जाने के बाद रात में बाहर निकलना और स्मोकिंग करना शुरू किया था। तेरू हैरान था कि उसने वास्तव में जवाब दिया। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रे ने समझाया कि वो हमेशा मुस्कुराने, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और उस लोकप्रिय अमीर लड़की की छवि से थक गई थी। तेरू ने घबराते हुए कहा कि उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं। उसके विपरीत रे ने उपहास करते हुए कहा कि वे दोस्त जैसे नहीं लगते। लोग केवल सियोंजी रे के नाम से जुड़े स्टेटस में दिलचस्पी रखते थे। जब आपको किसी ऊंचे पायदान पर बैठा दिया जाता है तो दोस्तों का विचार ही खत्म हो जाता है। तेरू ने ये बात छेड़ने के लिए अजीब महसूस करते हुए माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रे ने कहा कि कोई बात नहीं और वो खुद नहीं जानती कि उसने इतनी बातें क्यों की। फिर तेरू ने उससे कहा कि सियोंजी सान का वो रूप जिससे वो रात में मिलता है काफ़ी आकर्षक है और उसे वो पसंद है। रे ने तुरंत एक सिगरेट निकाली, उसे तेरू के मुंह में रखा और उसे कूल बनने की कोशिश करने के लिए चिढ़ाया। तेरू घबरा गया और पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब कह दिया। रे जोर से हंसी और कहा कि वो अजीब है। उसने तेरू का चेहरा छुआ और चेतावनी दी कि उसकी जुल्फों में आग लग सकती है। फिर अपनी सिगरेट से उसकी सिगरेट जलाई। उसने अजीब चेहरा बनाने के लिए उसे चिढ़ाया और जब तेरू की सिगरेट सिर गई तो उसने अफसोस जताया कि ये बेकार हो गई, जबकि तेरू उससे रुकने की मिन्नतें कर रहा था। उसने आगे कहा कि अगर वो एक कश ले लेता तो उनका ब्रेक खत्म हो जाता, जिससे तेरू घबरा गया और चेहरा छिपाते हुए शर्माने लगा। दृश्य फिर से क्लासरूम में बदल गया, जहाँ रे ने मिकागे कुन को आवाज़ दी और तेरू ने मन ही मन सियोंजी कहकर जवाब दिया। रे ने उससे कहा कि उसने कड़ी मेहनत की है और तेरू ने मन ही मन सोचा कि ये स्कूल है, यहाँ उसे सावधान रहना चाहिए। रे ने इशारा किया कि वहाँ और कोई मौजूद नहीं है और कहा कि वो पहले आर्केड जा रही है और उसे जल्दी आने को कहा। रे मुस्कुराई और कहा कि वो उससे बाद में मिलेगी। तेरू ने दंग होकर हाँ में जवाब दिया और सोचने लगा कि क्या स्कूल के बाद मिलने का एहसास ऐसा ही होता है। तभी किसी ने हे कहकर आवाज दी और तेरू ने पूछा कि क्या उन्हें अब भी कुछ चाहिए। 2 लड़कियां मिकी और सातो उसके पास आईं। मिकी ने मिकागे कुन से पूछा कि क्या वो खाली है, क्योंकि उसे उससे बात करनी है, और सातो ने भी दोहराया कि उसे भी उससे बात करनी है। इसके बाद वे तीनों स्कूल की इमारत के पीछे खड़े थे। तेरू ने सोचा कि ये लोग अक्सर सियोंजी सान के पास रहते हैं और वो सोचने लगा कि क्या ये उसके दल यानी एंटोराज के सदस्य हैं। तेरू ने उनसे पूछा कि उन्हें उससे क्या चाहिए और बताया कि इसके बाद उसके कुछ प्लान्स हैं। सातो ने कहा कि वो सीधी बात करेगी और उसने पूछा कि तेरू का रेसामा के साथ क्या रिश्ता है। फिर उसने अपना परिचय क्लास ए की सातो के रूप में दिया और मिकी का भी परिचय कराया और कहा कि वे रेसामा की सहेलियां हैं। तेरू ये सुनकर हैरान रह गया कि वे खुद को सहेलियां कह रही थीं। सातो ने इस बात पर जोर दिया कि वे रोज साथ में लंच करती हैं। मिकी ने आगे कहा कि पीई क्लास में भी वे हमेशा साथ ही रहती हैं। सातो ने कहा कि रेसामा बहुत प्यारी और हमेशा विनम्र रहती हैं, जबकि मिकी ने जोड़ा कि लड़कों के चिढ़ाने पर रे कभी गुस्सा नहीं होती। सातो ने कहा कि रे हमेशा शांत रहती है और मिकी ने उसे एक परिपक्व महिला बताया। तेरू ने सोचा कि वे जो कुछ भी कह रही थी वो सब गलत था। सातो ने समझाया कि उसने सुना है कि आजकल कोई लड़का रेसामा के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए वो जांच करने आई है। उसने तेरू को गुमनाम यानी नोबॉडी कहा। सातो ने बताया कि रेसामा हर किसी के लिए प्रेरणा है और अपने दोस्तों की रक्षा करना स्वाभाविक है, इसीलिए उसने तेरू का सामना किया। तेरू ने मन ही मन सोचा कि ये भी सही नहीं है, क्योंकि सियोंजी सान असल में गुस्सैल है, उसे हारना पसंद नहीं, वो बचकानी है और बात बात पर भड़क जाती है। तेरू ने अपने कपड़े कसकर पकड़े और उसके मुंह से बमुश्किल शब्द निकले। सातो उसके करीब आई और कहा कि मिडिल स्कूल में हाजिरी के दौरान तेरू का नाम हमेशा छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका नाम एर यानी। तेरू स्तब्ध रह गया और अपनी औकात में रहो शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। सातो और मिकी ये कहकर वहां से चली गई कि उन्हें बस इतना ही कहना था। पसीने से तरबतर तेरू जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि उन्होंने जो कहा वो सही था। दृश्य फिर गेम शॉप की ओर बदल गया, जहां रे बैठी स्मोकिंग कर रही थी। उसने टिप्पणी की कि उसे लगा था तेरू नहीं आएगा। तेरू ने देर से आने के लिए माफी मांगी। रे मुस्कुराई और उसने अभ्यास प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया। उन्होंने गेम खेला और जैसे ही रे ने ध्यान केंद्रित किया, तेरू ने उससे कहा कि उसका निशाना अब बेहतर हो गया है। रे शर्मा गई और उसे धन्यवाद दिया। जब उसका स्कोर तेरू से आगे निकल गया तो रे ने मन ही मन सोचा कि ये काफी हद तक सच है। गेम खत्म होने के बाद जब रे जीत गई तो वो शर्माते हुए जोर से पूछने लगी कि क्या वो वास्तव में जीत गई है। फिर उसने तेरू से पूछा कि कहीं वो जानबूझकर हार तो नहीं रहा। तेरू ने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और उसने आगे कहा कि सियोंजी सान वास्तव में बहुत अच्छी है। उसने बताया कि उसे पहले से ही लग रहा था कि वो जल्द ही हार जाएगा, क्योंकि रे बहुत जल्दी सीखती है। उसने कहा कि इसके साथ ही लक्ष्य पूरा हो गया है। रे शर्माते हुए हकलाने लगी, लेकिन तेरू ने बात जारी रखते हुए कहा
कि अब उसे उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। रे दंग रह गई और उसने पूछा कि क्यों। तेरू ने उसका हाथ पकड़ा और समझाया कि अगर किसी को पता चला कि उसके जैसा कोई लड़का सियोंजी सान के साथ है तो ये बहुत अजीब लगेगा। उसने कहा कि रे को अब ये एहसास हो गया होगा कि उसकी रात की सैर के बारे में किसी को बताने वाला कोई नहीं बचा है, और भले ही ये उसकी निगरानी का हिस्सा था लेकिन ये उसके लिए अप्रिय रहा होगा। तेरू ने आगे कहा कि सियोंजी सान उससे बिल्कुल अलग है। तेरू ने झुककर अब तक उसे परेशानी देने के लिए माफी मांगी। रे को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि वो समझ गई है। जब तेरू ने रे का चेहरा देखा तो वो रो रही थी। रे ने कहा कि वो भी बाकी सब लोगों जैसा ही है। उसने अपने आंसू पोंछे, विदा कहा और वहां से भाग गई। तेरू ने उसे जाते हुए देखा और खुद से कहा कि ये ठीक है, ये सब उसी के भले के लिए है और अपने अपने इलाकों यानी स्थानों में वापस लौट जाना ही सही है। फिर उसने गेम की ओर देखा, सिक्का डाला, गन उठाई और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगा। लेकिन वो सोचने लगा कि अचानक अब उसे मजा क्यों नहीं आ रहा है। उसने एक तरफ देखा और रे के उस खुशमिजाज चेहरे के बारे में सोचा। अचानक उसने गन वापस रखी, अपना बैग उठाया और दौड़ने लगा। वो सोच रहा था कि उन दोनों ने सच में बहुत मजे किए थे और उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। उसे याद आया जब रे ने कहा था अगली बार हम कोई दूसरा गेम खेलेंगे। वो ठुकराए जाने से डरता था और उसमें रे के साथ खड़े होने का आत्मविश्वास नहीं था। उसने सोचा कि रे हमेशा उसका इंतजार कर रही थी। तभी चीखें गूंजी और दृश्य में जमीन पर खून दिखाई दिया। रे को लड़कों के एक समूह ने घेर रखा था। उसने अपनी नाक से खून पोंछा और उन्हें ताना मारा कि एक लड़की से निपटने के लिए उन्हें पूरी भीड़ की जरूरत पड़ रही है। एक आदमी पास आया और बोला कि ये तो बस एक शुरुआत है। उसने कहा कि उसने सुना है कि रे के लोगों ने पहले भी उनके लोगों का बुरा हाल किया था और याकुजा की भी अपनी कोई शान होती है। रे ने पिछली बार वाले उन लड़कों के बारे में सोचा। उस आदमी ने रे का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे और शरीर पर टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि वो अपने शरीर से हर्जाना भर सकती है। उसने पूछा कि वो दुकान चुनना चाहेगी या उन्हें, और कहा कि वो उसे चुनने का मौका देगा। रे ने अपनी असहजता जाहिर की तो आदमी ने धमकी दी कि अगर उसने नहीं चुना तो वो उसे यहीं चीर डालेगा। रे ने सोचा वही सब फिर से शुरू हो गया। उसने खुद से पूछा कि वो आखिर किस चीज़ की उम्मीद कर रही थी। उसे यकीन था कि अगर वो अपना असली रूप दिखाएगी तो भी कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे समझेगा नहीं या उसे प्यार नहीं करेगा। उसने निष्कर्ष निकाला कि वो हमेशा से अकेली ही थी। तभी दृश्य में किसी के पैर दिखाई दिए। वो तेरू था जिसने अपने बैग को घुमाकर उस आदमी के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। तेरू पसीने से तरबतर था और उस आदमी को जमीन पर गिरता देख रे दंग रह गई। रे के मुंह से निकला, मिकाके कुन, और तेरू ने पूछा कि क्या सियोंजी सान ठीक है। रे ने हकलाते हुए कहा कि वो ठीक है। तेरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है और उन्हें जल्दी यहाँ से भागना होगा। रे ने हैरानी में उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहां से भाग निकले। भागते समय भी रे सुन थी। बाद में उन्हें सड़क पर दिखाया गया जहां तेरू ने रे को अपनी पीठ पर बिठा रखा था। रे ने शिकायत की कि उसे ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन तेरू ने कहा कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका टखना मुड़ गया है और उन्हें पकड़े जाने से पहले जल्दी निकलना होगा। तेरू ने गौर किया कि बारिश रुक गई है। फिर रे ने पूछा कि तेरू ने उसकी मदद क्यों की। उसने कहा कि ये तो बस उस लड़ाई का बदला था जो उसने खुद शुरू की थी और तेरू का इससे कोई लेना देना नहीं था। तेरू ने जवाब दिया कि चूंकि उसने पूछा है तो वो बता देगा। सियोंजी सान उस समय इसलिए नहीं लड़ रही थी क्योंकि उसे लड़ाई पसंद थी। उसने उस लड़की का जिक्र किया जो गंदे कपड़ों में गली से बाहर आई थी और कहा कि उसे लगा कि रे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही थी जिस पर हमला हुआ था। रे ने स्वीकार किया कि उसे लगा था कि उस लड़की के साथ बदसलूकी हुई है और वो इसमें इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो एक एलीट युवा महिला के रूप में अपने जीवन से ज़रूरत से ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। रे ने कहा कि उसे लगा था कि किसी को पीट कर उसे बेहतर महसूस होगा और उसे एक सही बहाना मिल गया। उसने जोर देकर कहा कि उसने न्याय के लिए ऐसा नहीं किया था और वो इतनी अच्छी इंसान नहीं है कि कोई उसकी मदद करे। तेरू ने जवाब दिया, फिर भी। रे ने दोहराया, फिर भी, और तेरू ने शर्माते हुए हकलाते हुए दोस्त शब्द कहा। उसने पूछा कि क्या किसी दोस्त की मदद करने के लिए वास्तव में किसी कारण की जरूरत होती है। रे दंग रह गई और उसने दोस्त शब्द को दोहराया और तेरू ने शर्माते हुए इसकी पुष्टि की। रे शर्माते हुए रोने लगी और उसे याद दिलाया कि उसने ही तो कहा था कि अब उसे उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। तेरू ने माफी मांगी। रे ने कहा कि सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है। तेरू मान गया
और उसने अजीब महसूस करते हुए कहा कि उसके पास बताने के लिए एक रेसिंग गेम है। रे ने पूछा कि वो कौन सा गेम है और क्या वो इसे साथ में खेलना चाहता है। तेरू ने हाँ कहा, लेकिन रे ने पहले ना कह दिया, जिससे तेरू उलझन में पड़ गया। फिर रे ने कहा कि वो बस मजाक कर रही थी और उसने तेरू से कहा कि वो कल लंच ब्रेक के दौरान उसे नई गेम के बारे में बताए। तेरू ने पूछा कि क्या वे हमेशा की तरह सीढ़ियों पर मिलेंगे, लेकिन रे ने कहा कि इसके बजाय वो खुद क्लासरूम में आएगी। तेरू ने इस पर सवाल उठाया तो रे ने कहा कि उसे लगता है कि अगर दोस्त साथ हों तो ये ठीक रहेगा। तेरू अभी भी उलझन में था। अगली सुबह दृश्य स्कूल की इमारत की ओर बदल गया। छात्र अंदर जा रहे थे, तभी किसी ने मिकाकुन कहकर आवाज दी। तेरू मुड़ा और देखा कि रे उसे गुड मॉर्निंग कह रही है। तेरू चौंक गया और हकलाते हुए सियोंजी सान से उसके कपड़ों यानी आउटफिट के बारे में पूछने लगा। रे ने पूछा कि क्या वो कूल लग रही है। तेरू घबराते हुए सोचने लगा कि क्या उसका इस तरह रहना ठीक है। रे उसकी ओर झुकी, उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा कि चूंकि उसने उसे अपना दोस्त बनाया है, इसलिए अब उसे जिम्मेदारी उठानी होगी, और इसे एक वादा बताया। वो शर्माते हुए हंसी। तेरू भी शर्मा गया और उलझन में कुछ बुदबुदाने लगा। रे ने उसे चलने के लिए कहा। तेरू ने घबराते हुए पूछा कि क्या वो दोस्तों के बीच की सही दूरी जानती है। रे ने कड़क आवाज में पूछा कि उसका क्या मतलब है। तेरू ने तुरंत कहा कि कुछ नहीं। रे ने उसे साफ साफ बोलने को कहा और उसे हल्के से लात मारी, जिससे तेरू दर्द के मारे चिल्ला उठा। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें प्लीज। गाइज, ये एक वन शॉट मैंगा है, इसके आगे चैप्टर्स नहीं है, और जल्द ही मैं 100 डेज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लाऊंगा, वो भी सैटरडे को।